नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का हाल ही में जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न पत्र को। मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी कि एमपीपीएटी के लिए भी बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन को जो है वो है हम बच्चों एक एक करके कवर करेंगे और अपनी मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर की जो आने वाली परीक्षा है बच्चों, उसके लिए अपनी तैयारी को और हम आज पक्का करेंगे। चलिए बच्चों, आज के पेपर को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर का जो है। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। इंग्लिश में अगर मैं इसे पढ़ूं तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज डन, वो किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है। ऑप्शनों को हम देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन हमारे पास निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है बेटा हमारे पास शारीरिकी, जिसे हम बोलते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी के नाम से भी जैसे हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है, क्या हम बच्चों इसे फिजियोलॉजी या काय की बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जाता है बच्चों, क्या इसे वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहा जाता है। और चौथे नंबर पे जाता है, क्या इसे हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से बच्चों कमेंट में मेरे देने से पहले ही आपको आंसर जो है वो पिन या कमेंट कर देना है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन में से बच्चों हम देख लेते हैं। पहला जाता है हमारा क्या बेटा, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या जाता है बेटा, जिसे हम हिंदी में जानते हैं शारीरिकी के बारे में। मतलब जब हम बच्चों बाहरी आवरण के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बच्चों, जब हम जीव की बाह्य आकार के बारे में बात करते हैं, बाह्य आकार या बाह्य संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा बेटा क्या, वो कहलाता है हमारा मॉर्फोलॉजी। काय की मतलब क्या हो जाता है बच्चों, कि जो हमारे जीव के या जो जीव या शरीर के अंदर जो हमारी भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, जब हम शरीर के अंदर भौतिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो हमारा फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। वर्गीकी क्या कहला जाता है बच्चों, वर्गीकी जिससे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा संबंधित है कैसे बेटा, वर्गीकरण से। किससे बेटा, वर्गीकरण से। तो जब हम जंतुओं का, पादपों का क्या करते हैं बच्चों, वर्गीकरण करते हैं, वह विज्ञान को हम जानते हैं बच्चों टैक्सोनॉमी के बारे में या टैक्सोनॉमी के नाम से। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे जाता है बेटा कि भौतिकी या हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है। तो हिस्टोलॉजी हम कहते हैं बच्चों ऊतकों के अध्ययन से। ऊतक मतलब बच्चों होता है, इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो वो हमारा कहलाता है हिस्टोलॉजी। तो ये हमारी बेटा सारी जो है ये हमारी जीव विज्ञान की शाखा है जिनमें हम बच्चों विभिन्न विभिन्न प्रकार से जो है वो अध्ययन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किस में किया जाता है, तो वो हमारा बच्चों टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये हमारे बच्चों कार्ल लिनियस को। किसे कहा जाता है बच्चों, इसे किया जाता है कार्ल लिनियस को, हम इनके टैक्सोनॉमी के बच्चों जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा कि द ओरिजिनेटेड ऑफ बायनॉमियल सिस्टम, मतलब द्विनाम पद्धति के जनक या प्रेरक कौन है। ऑप्शन नंबर पहला आपका जाता है ग्रेगल जॉन मेंडल। क्या द्विनाम पद्धति के जनक ग्रेगल जॉन मेंडल को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है बेटा आपका कार्ल लिनियस। तीसरा ऑप्शन आ जाता है चार्ल्स डार्विन। और आखिरी ऑप्शन आ जाता है आपका लुईस पास्चर। इनमें से आपको बताना है कि द्विनाम पद्धति मतलब बायनोमियल सिस्टम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमपीपीएटी के नजरिए से भी बच्चों ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आपका जो बनता है। आपको आंसर जो है बच्चों इसका देना है कि द ओरिजिनेटेड ऑफ या बायनोमियल सिस्टम, बायनोमियल सिस्टम किसके द्वारा जो है बेटो ओरिजिनेट किया गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, सही इसका आंसर क्या होने वाला है। सही जो इसका आंसर होने वाला है बेटा वो होने वाला है हमारा कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को बच्चों द्विनाम पद्धति के जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि ग्रेगन जॉन मेंडल कौन है, ग्रेगन जॉन मेंडल, तो इसे हम बच्चों ग्रेगल जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी के जनक, काहे के बेटा अनुवांशिकी के जनक के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या है कि ही इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये हमारे बेटा जेनेटिक्स के जो है वो जनक माने जाते हैं। चार्ल्स डार्विन की बात करूं तो बच्चों इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। क्या दिया था, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब हमारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया कार्लस या हमारा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और अगर हम बात करें लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर कौन है, लुईस पास्चर बच्चों जो है इन्होंने पास्चुराइजेशन की जो क्रिया होती है उसका आविष्कार किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ
माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्या? चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था बच्चों? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या दिया था इन्हें? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, इसलिए हम इनको फादर ऑफ एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उत्पत्ति का जनक, काय का जनक बेटा? उत्पत्ति का जनक के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। क्लियर है क्या? तो हमने 4 ऑप्शन देखे। 4 ऑप्शन में से बच्चों जो हमारे अगर पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो द्विनाम पद्धति के जनक हैं बच्चों आपके कौन से? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस क्या है? आपके द्विनाम पद्धति के जनक हैं। चार्ल्स डार्विन को आप क्या बोलते हो? चार्ल्स डार्विन को आप बच्चों क्या बोलते हो? उत्पत्ति का जनक। इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने दिया हुआ था। लुईस पास्चर क्या है हमारे? लुईस पास्चर ने बच्चों पास्चुराइजेशन के बारे में बताया, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं हम इन्हें? इन्हें हम बोलते हैं बेटा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है हमारे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है बेटा? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं आपके लुईस पास्चर। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। पाश्चुरीकरण जिसे आप बच्चों दूध के पाश्चुरीकरण में उपयोग करते हो, मतलब जब आप दूध को 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर बॉयल करते हो, कितने से बेटो? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे बॉयल करोगे तो उसमें पाए जाने जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो दूध को खराब कर सकते हैं, क्लियर है क्या? उससे उनका जो है वो नाश या उनका विनाश या डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वो क्या, ये किसने बताया? ये हमको बताया था लुईस पास्चर ने। अच्छा, हम देख लेते हैं बच्चों कि बायनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि जब हम पादपों का बेटा बॉटेनिकल नेम लिखते हैं, बॉटेनिकल नेम, या जब हम जंतुओं का जूलॉजिकल नेम लिखते हैं बेटा, तो हम 2 शब्दों से मिलके वो हमारा नाम बना होता है। पहले लिखते हैं हम बेटा उनका जीनस और फिर लिखते हैं हम उनकी स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज मतलब हर एक जीव का 2 नामों से मिलके बच्चों एक बॉटेनिकल नेम या एक हमारा जूलॉजिकल नेम बनता है। तो ये हो जाता है हमारा क्या? ये हो जाती है हमारा द्विनोम या बायनोमियल सिस्टम। तो ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था बेटा हमारा किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा ये जो है वो दिया गया था। तो यहाँ पे हमने जो है वो 2 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय प्राणी कहलाते हैं, मतलब मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव या ऐसे बच्चों प्राणी जिनका शरीर जो है वो बहुकोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जिनका शरीर जो है बच्चों वो बहुकोशिका मतलब एक से अधिक इनके शरीर में जो है वो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार के जीव, इस प्रकार के प्राणी क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के प्राणी जो है बेटा वो कहलाते हैं हमारे मेटाजोया। मेटाजोया मतलब क्या हो जाता है? कि ऐसे जीव जिनका शरीर जो है बच्चों एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ है वो हमारे मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय प्राणी कहलाते हैं। पैराजोया क्या हो जाता है बच्चों? पैराजोया मतलब बेटा ऐसे प्राणी जिनमें जो टिश्यूज होते हैं, मतलब जो वेल डिफाइंड टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वेल डिफाइंड जो हमारे क्या होते हैं बेटा? टिश्यू होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, मतलब इनमें सत्य ऊतक या ट्रू ऊतकों की जो है बच्चों वो क्या पाई जाती है? वो अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार के प्राणियों को क्या बोलते हैं? हम पैराजोआ के नाम से जानते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स क्या है, तो जिन बच्चों का आंसर मेटाजोया है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि केचुए में टिम्फोसोल किस अंग का भाग है? टिम्फोसोल जो होता है बच्चों इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें एक रीजन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टाइफोसोलर, या जैसे आप क्या बोलते हो? टिम्फोसोल बोलते हो। तो ये बच्चों किस अंग का भाग है? क्या यह है केचुआ के ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भाग है? क्या यह केचुआ के इंटेस्टाइन मतलब आंत का भाग है? क्या यह केचुआ के नेफ्रिडिया का भाग है? या फिर ये जेनाइटल डक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जनन वाहिनी का भाग होने वाला है। कौन से के बारे में पूछा गया है? पूछा गया बच्चों टिफ्लोसोल के बारे में। टिफ्लोसोल बच्चों क्या है? तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर बच्चों जो होने वाला है वो होने वाला है आपका बच्चा क्या? इंटेस्टाइन जिसे हम बोलते हैं आंत। केचुआ बच्चों जो है, केचुआ जो है वो खंडित जो है वो जीव है। इसमें 100 से लेके 120 खंड या सेगमेंट जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेटामर्स पाए जाते हैं। 120 से लेके 100 से लेके 120 मेटामर्स पाए जाते हैं। इसकी अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो इसका पाचन तंत्र बच्चों चालू होता है मुंह से, जिसे हम बोल देते हैं बच्चों माउथ, या फिर इसे आप क्या बोलते हो? बकल कैविटी। तो सबसे पहले इसकी जो पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो माउथ से और बकल कैविटी से होती है। इसके बाद बच्चों आ जाता है फेरिंग्स। इसके बाद कौन सा भाग आ जाता है बच्चों? फेरिंग्स, जिसे आप बोलते हो ग्रसनी। क्या बोलते हो बेटा इसे? ग्रसनी। फेरिंग्स के बाद बच्चों आ जाता है ईसोफेगस।
ईसोफेगस, इसे हम बोलते हैं ग्रसिका। इसे क्या बोल देते हैं बच्चों, इसे हम बोल देते हैं ग्रसिका। ईसोफेगस के बाद बच्चों आ जाता है गिजार्ड। क्या आ जाएगा हमारा, गिजार्ड। इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो आपका MPPAT के लिए भी बहुत अच्छे से जो है इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है क्या बेटा हमारा गिजार्ड। गिजार्ड के बाद बच्चों इसका आ जाएगा स्टोमक, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आमाशय। गिजार्ड के बाद आ जाएगा आपका क्या, आमाशय। और आमाशय के बाद बच्चों इसमें चालू हो जाती हैं आंत। आंत से हम क्या बोलते हैं बेटा, आंत से हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन जब चालू होती है तो इंटेस्टाइन बच्चों 26वें खंड से लेके आखिरी खंड तक फैली हुई होती है, और इसको भी हमने 3 भागों में हम इसे बांटते हैं। पहला भाग हमारा कहलाता है बेटा प्री टाइफोसुलर रीजन। पहला क्या कहलाता है, प्री टाइफोसुलर रीजन। दूसरा कहलाता है हमारा टाइफोसुलर रीजन। दूसरा क्या कहलाएगा हमारा, दूसरा हमारा कहलाएगा टाइफोसुलर या टाइफोसोलर रीजन। तीसरा हमारा हो जाएगा पोस्ट टाइफोसुलर रीजन। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन। क्लियर है क्या। तो ये हमारी आंत जो है वो कितने भागों में बटी होती है केचुआ की, 3 भागों में बटी होती है। और ये हमारी आखिरी में गुदा आ जाती है, जिससे केचुआ अपने मल को, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कास्ट बोलते हैं, जिससे अपने केचुआ जो है वो अपने कास्टिंग को अपने शरीर से बाहर कर देता है। तो मुंह से बच्चों यहाँ से शुरुआत होती है, और गुदा या जो है अपनी मल के रूप में जो है वो गुदा से जो इसका जो भी आपका एक्सक्रीटरी जो पदार्थ है वो आपके इसके शरीर से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से इसका पूरा आहार जो पाचन तंत्र है वो इस तरीके से पूरे अलग अलग भागों में विभाजित होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि टाइफोसोल क्या है। तो टाइफोसोल हमारा क्या है, टाइफोसोल बच्चों इसके आंत का हिस्सा है। आंत को जब हम 3 रीजन में बांटते हैं तो उनमें से एक रीजन हमारा निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं बेटा टाइफोसोल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है कि ये जो हमारा रीजन है ये केचुए की आंत वाला भाग है। अगर हम बात करें नेफ्रिडिया का क्या काम होता है, तो नेफ्रिडिया का काम होता है बच्चों उत्सर्जन करने का। इसे हम उत्सर्जनीय अंग के नाम से भी जो है वो जानते हैं। क्लियर है क्या। तो ये चीजें जो है बेटा आपको याद होनी चाहिए। अच्छे से आप एक बार इसको लिख लीजिए ताकि चीजें जो है वो आपको अच्छे से याद हो सके। चलिए आगे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि संघ ऑर्थोपोडा के 97% प्राणी होते हैं वो है किस जो है बच्चों हमारे किस क्लास में या किस वर्ग में आते हैं। अगर हम बात करें तो 97% एनिमल ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा आर, मतलब ऑर्थोपोडा जो हमारा फाइलम है जो हमारा बच्चों एनिमिलिया किंगडम में आता है। किस जगत में आता है, ये आता है हमारा जंतु जगत में। किस जगत में आता है हमारा, ये आता है हमारा जंतु जगत में आने वाला या एनिमिलिया किंगडम में आने वाला बेटा हमारा कौन सा फाइलम, ये हमारा फाइलम है ऑर्थोपोडा। एनिमिलिया जगत में आने वाला ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उसकी सबसे बड़ी जो क्लास है बेटा वो है कौन सी होने वाली है। सबसे बड़ी आपको क्या बताना है, क्लास के बारे में बताना है। अगर हम बात करें बेटा इसकी लार्जेस्ट जो क्लास है वह हो जाती है हमारी क्या, इंसेक्टा। इंसेक्टा जिनमें बच्चों हम सारे कीटों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम सारे कीटों के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोपोडा के संघ के अंदर आने वाली सबसे बड़ा जो हमारी क्लास है या सबसे बड़ा हमारा जो वर्ग है वो है हमारा क्या बेटा, इंसेक्टा। ऑर्थोपोडा मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्थो मतलब होता है बेटा जॉइंटेड। ऑर्थो मतलब क्या होता है, जॉइंटेड। और पोडा मतलब क्या होता है, पोडा मतलब होता है बेटा पैर। पोडा मतलब होता है क्या, पैर। तो ऐसे जीव जिनमें जिनके पैर जो है बच्चों वो जॉइंट्स में इस तरीके से उनके पैरों में बहुत सारे हिस्से जो होते हैं वो जॉइंट्स में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो हमारे जीव हैं उनको हम रखते हैं बच्चों ऑर्थोपोडा फाइलम में। और ऑर्थोपोडा फाइलम में जो सबसे बड़ी जो क्लास निकल के आती है वो है हमारी क्या बेटा, इंसेक्टा। क्लियर है क्या, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बच्चों ये क्वेश्चन हम आज कवर कर रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हमारे निकल के आते हैं एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर या फिर पिसिकल्चर। आपको बताना है कि द हनी बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर या पिसिकल्चर। निम्न में से किसको जो है बच्चों वो हम मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि मधुमक्खी का पालन जो है बच्चों वो कहलाता है क्या, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या कहलाता है, मधुमक्खी का पालन। फ्लोरिकल्चर वाले में देखें तो फूलों की खेती, क्या है ये हमारी फूलों की खेती क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी फ्लोरिकल्चर। अच्छा अगर हम बात करें सेरिकल्चर की तो सेरिकल्चर क्या कहलाता है हमारा, रेशम कीट पालन। क्या कहलाता है बेटा, रेशम कीट या सिल्क वॉर्म की रेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, ये हम कहते हैं क्या, सेरिकल्चर। उसके बाद आ जाता है आपका पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर मतलब क्या हो जाता है बच्चों, जलीय जीव। पिसिकल्चर मतलब क्या हो जाएगा, जलीय जीवों का
पालन, क्या कहलाता है बेटा ये इसे हम कहते हैं जलीय जीवों का पालन, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स की जो हम क्या करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स की जब हम रेयरिंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पिसीकल्चर के नाम से हम जो है जानते हैं। हमारे क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर जो होने वाला है बेटा कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक रेशम कीट का उत्पादन या रेशम का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, कर्नाटका, बिहार, असम या फिर वेस्ट बंगाल। तो पहला जो हमारी रैंक आ जाती है बच्चों इन इंडिया में लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन जो है वो हमारा माना जाता है कहाँ पे, कर्नाटका में। वहीं अगर हम बात करें बच्चों कि मूंग का सिल्क सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो मूंग का सिल्क जो हमारा सबसे ज्यादा होता है वो होता है हमारे असम का, जो हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो है वो सिल्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा कि मलबेरी पेड़ का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। मलबेरी पेड़ का जो है इसका साइंटिफिक या इसका बॉटनिकल नेम बच्चों क्या होने वाला है। मलबेरी मतलब बच्चों ये हो जाता है हमारा, हिंदी में हमसे बोलते हैं सहतूत। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, सहतूत। सहतूत जो है हमारा, उस पौधे का क्या बताना है आपको, उस पौधे का बताना है आपको साइंटिफिक नेम। मलबेरी पौधे का जो है आपको साइंटिफिक नेम बताना है। मलबेरी का पौधे का उपयोग क्यों किया जाता है बेटा, इसको करते हैं बच्चों हम रेशम के कीट को पालने के लिए। रेशम का जो कीट होता है बच्चों वो क्या खाता है, वो खाता है हमारे सहतूत की पत्तियां। क्या खाता है बच्चों, सहतूत की पत्तियां। तो हमको अगर रेशम के कीट का पालन करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, हमको लगाना पड़ेगा सहतूत का खेती हमको करनी पड़ेगी, जिसके जो है बच्चों हमको पता होना चाहिए कि सहतूत का जो पौधा होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो सहतूत के पौधे का नाम है बच्चों मोरस अल्वा। क्या है बच्चों, मोरस अल्वा। मोरस अल्वा जो है वो सहतूत के जो है हम पेड़ का साइंटिफिक नेम होने वाला है। उसकी खेती क्यों की जाती है, क्योंकि इसी पौधे पे या सहतूत की जो पौधे की पत्तियां होती हैं उस पे बच्चों जो है वो उसकी पत्तियों को रेशम के कीट को खिलाया जाता है और फिर रेशम का कीट जो है वो रेशम बनाने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, काम करता है। अगर हम बात करें कि सहतूत की खेती को क्या कहा जाता है तो इसे हम कहते हैं बच्चों मोरीकल्चर। याद रखिएगा क्या कहा जाता है इसे, मोरीकल्चर। मोरीकल्चर क्या हो जाता है, तो सहतूत की खेती को क्या कहा जाता है बच्चों, मोरीकल्चर। ठीक है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। द जेनेटिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट। अगर अच्छा क्वेश्चन देखें हम नेक्स्ट वाला, तो लाख के कीट का जो है वो जेनेटिक या प्राणी नाम क्या है। पहला जो आंसर है बच्चों, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है टकार्डिया लाका, फिर जाता है बच्चों एपिस इंडिका, फिर जाता है आपका अथेरिया रिसनी और फिर जाता है आपका अठेकस एल्टस। इनमें से आपको बताना है कि लाख का जो कीट है इनमें से उसका साइंटिफिक नेम इनमें से क्या होने वाला है। तो लाख के कीट का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो बच्चा हमारा होने वाला है क्या, ये होने वाला है टेकार्डिया लाका, या इसे हम बच्चों कैरिया लाका के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम ल्यूसीफर लाका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बच्चों, इसे हम ल्यूसीफर लाका भी जानते हैं। क्लियर है क्या, इसकी जो फैमिली हो जाती है वो हो जाती है ल्यूसीफरेसी। क्या हो जाती है, ल्यूसीफरेसी बच्चों इसका जो है वो परिवार है। वहीं अगर मैं बात करूं कि एपिस इंडिका क्या है, तो एपिस इंडिका या एपिस इंडिका बच्चों हमारी भारतीय मधुमक्खी है। क्या है ये हमारी भारतीय मधुमक्खी के नाम से इसे हम जानते हैं, भारतीय मधुमक्खी। वहीं क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाख कीट का जो है वो प्राणी नाम क्या है, तो लाख कीट का प्राणी नाम क्या हो जाएगा, टेकार्डिया लाका। क्या होने वाला है बेटा, टेकार्डिया लाका। अलग नाम अगर हम देखें और नाम, तो कैरिया लाका या फिर ल्यूसीफर लाका भी जो है वो इसका अलग जो है हमारे साइंटिफिक या जेनेटिक नेम होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है कि सहतूत का रेशम कीट है या सिल्क इंसेक्ट ऑफ मलबेरी इज। इनमें से आपको बताना है कि मलबेरी का जो हमारा सिल्क जो इंसेक्ट है या हमारा जो सिल्क का कीट है वो है मलबेरी पे जो पाला जाता है, उनका आपको साइंटिफिक नेम बताना है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारा जो सिल्क है वो 4 प्रकार से होता है। एक मलबेरी सिल्क कहा जाता है, एक बच्चों मूगा सिल्क होता है, एक टसार सिल्क होता है और एक आपका ओक सिल्क होता है। ये 4 प्रकार के जो हमारे सिल्क होते हैं जिनको अलग अलग पौधे पे बच्चों पाला जाता है। क्लियर है क्या, उनमें से आपको ये बताना है कि ऐसा कीट सहतूत का या रेशम का ऐसा कीट जिसे सहतूत के पौधों पे पाला जाता है उसका आपको साइंटिफिक नेम यहाँ पे पूछा गया है, तो उसका आपको साइंटिफिक नेम बच्चों जो है यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम देखें बच्चों कि सिल्क इंसेक्ट ऑफ मलबेरी, उससे हम क्या कहते हैं, तो मलबेरी सिल्क से बच्चों हम बोलते हैं बॉम्बेक्स मोरी। क्या बोलते हैं बेटा हम,
बॉम्बैक्स मोरी। बॉम्बैक्स मोरी जो है बच्चों वो रेशम का कीट जो क्या है सहतूत की पत्तियों पे पाला जाता है, बॉम्बैक्स मोरी के नाम से जाना जाता है। एपिस फ्लोरिया भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारी मधुमक्खी है जो सबसे छोटी मधुमक्खी है, जो हमारी क्या है बेटा सबसे छोटी मधुमक्खी का जो है ये साइंटिफिक नेम होने वाला है। सबसे जो साइज में सबसे छोटी मधुमक्खी होती है वो हमारी कौन सी है, एपिस फ्लोरिया। वहीं अगर मैं बात करूं एंथेरिया पिपिया और एंथेरिया पर्नी, ये हमारे क्या होने वाले हैं, ये भी हमारे दोनों बच्चों क्या है रेशम के कीट का नाम है। ये हमारा तसर सिल्क का नाम है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम तेसर सिल्क के नाम से जानते हैं। और ये हो जाएगा बेटा हमारा ओक सिल्क। क्या है ये हमारा ओक सिल्क या ओक के पेड़ पे पाले जाने वाला रेशम का कीट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एंथेरिया पर्नी के नाम से इसे हम जानते हैं। वही हमारा एंथेरिया पेफिलिया के नाम से किसे जानते हैं बच्चों, टसर सिल्क को जो जहाँ जानते हैं हम बच्चों किसके नाम से, एंथेरिया पफिया के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो तसर सिल्क है बच्चों ये साल के और बेर के जो है बच्चों पेड़ पे पाला जाता है। इसे हम कहाँ पालते हैं, साल के और बेर के पेड़ पे पालते हैं। इसे बच्चों हम ओक के पेड़ पे पालते हैं। और अगर हम बात करें बॉम्बैक्स मोरी तो इसे हम बच्चों इस कीट का पालन जो है वो सहतूत के पेड़ पे किया जाता है। तो इस तरीके से हमने तीन जो किस्में हैं सहतूत की कीट की वो अलग अलग प्रकार से देख ली है। अगला हम देखें बच्चों कि जो लाख होती है बच्चों इज सीक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ अ इंसेक्ट, कि हमारा जो लाख होती है वो है आपके लाख कीट के किस भाग से बच्चों जो है वो स्त्रावित की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला क्या ये बच्चों एब्डोमिनल या पेट ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या स्किन द्वारा ये स्त्रावित होती है। तीसरा बच्चों के लार ग्रंथि। और चौथा क्या हमारा गुदा छिद्रों द्वारा। निम्न में से आपको बताना है कि किस जगह से बच्चों जो है वो अपना लाख का कीट है वह अपने लाख को अपने शरीर से बाहर स्रावित करता है। लाख की जो मादा होती हैं बच्चों वह क्या करती हैं, लाख का निर्माण करने का काम करती हैं। आपको इनमें ऑप्शन में से बताना है कि किस भाग से यह काम जो है बेटा वो किया जाता है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा क्या, उदर ग्रंथि, या जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों एब्डोमिनल ग्लैंड से जो है बच्चों वो फीमेल लाख वो क्या करती है बच्चों, फीमेल लाख कीट जो है वो काय का लाख का स्त्रावण करती है। कहाँ से बच्चों, एब्डोमिनल ग्लैंड से। एब्डोमिनल ग्लैंड से जो है वो आपका लाख का कीट जो है वो लाख का स्त्रावण करता है। अगर मैं बात करूं बच्चों स्लाइवरी ग्लैंड से, तो स्लाइवरी ग्लैंड से हमको बच्चों सिल्क या रेशम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, सिल्क या रेशम प्राप्त होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारी बच्चों हनी या हमारी शहद बच्चों कौन सी ग्रंथि से स्त्रावित होती है, तो ये होती है हमारी हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से। कहाँ से बेटा, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से बच्चों जो है वो हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि से जो है वो हमको शहद प्राप्त होती है। क्लियर है क्या, तो शहद, सिल्क और लाख हमने तीनों के बारे में जो है वो यहाँ देखा है। क्लियर है क्या, तो एब्डोमिनल ग्लैंड से बच्चों हमें लाख प्राप्त होती है, स्लाइवरी ग्लैंड से हमको बच्चों सिल्क प्राप्त होता है, और हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से बच्चों जो है वो हमको क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिनकी जानकारी बच्चों आपको होना बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा जो है बच्चों हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होने वाला है। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था। पुराने आप लेक्चर देखेंगे तो बच्चों आपको निश्चित रूप पे सारे आपको न्यूट्रिएंट माइक्रो, मैक्रो, प्राइमरी, सेकेंडरी, बेसिक, स्ट्रक्चरल सारे न्यूट्रिएंट की जानकारी जो है बच्चों आपको अच्छे से मिलने वाली है। इनमें से क्वेश्चन में से देखें तो क्या हमारा आयरन आ जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन चारों में से आपको बताना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। तो इनमें से बच्चों जो आयरन है बच्चों हमारा, ये हमारा सूक्ष्म या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये हमारा क्या है, सूक्ष्म या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बाकी बच्चे कुछ हमारे जो तीन हो जाते हैं बच्चों, ये हमारे प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। ये हमारे क्या है, प्राथमिक मैक्रो न्यूट्रिएंट, बृहद पोषक तत्व, ये हमारा प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे ये तीनों निकल के आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन बच्चों आपका क्या होने वाला है, आयरन आपका सूक्ष्म या माइक्रो न्यूट्रिएंट होने वाला है। क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 का जो है वो आपको केमिकल नेम बताना है। याद रखिएगा बच्चों, सारे विटामिन के नाम आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन हमेशा बच्चों जो है वो MPPT में यहाँ से आने की संभावना होती है, तो आपको सारे विटामिन के नेम जो है बच्चों से अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइबोफ्लेविन है, ऑप्शन नंबर
दूसरा बच्चों हमारा साइनोकोबालामिन है, तीसरा आपका थायमीन है और चौथा जो है बच्चों आपका पायरिडॉक्सिन। इनमें से आपको बताना है विटामिन बी का नाम क्या है। एक बार हम सारे विटामिन के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जाता है हमारा रेटिनॉल, ये हो जाता है बच्चों विटामिन ए का। फिर आ जाता है हमारा थायामीन, थायामीन बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विटामिन बी का। फिर हो जाता है बच्चों हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ये हो जाएगा हमारा विटामिन सी का नाम। फिर हो जाएगा हमारा बच्चों कैल्सीफेरॉल, ये हो जाएगा हमारा डी का नाम। फिर हो जाएगा हमारा टोकोफेरॉल, ये हो जाएगा हमारा विटामिन ई का नाम। और लास्ट में बच्चों हो जाएगा हमारा पायरिडॉक्सिन, क्या हो जाएगा बच्चों पायरिडॉक्सिन, ये हो जाएगा हमारा विटामिन के का नाम। क्लियर है क्या? इस तरीके से ये सारे बॉटनिकल, ये सारे हमने विटामिन के नाम पढ़े हुए हैं। अब आपको इनमें से ये बताना है बच्चों कि आपका विटामिन बी का नाम क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा विटामिन बी का नाम हो जाएगा बच्चों थायमिन। थायमिन आपका क्या होने वाला है, विटामिन ई का जो है वो या इनमें से सही विकल्प जो है वो हमारा क्या होने वाला है, थायमिन जो है आपका विटामिन ई का नाम होने वाला है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ, हॉर्टिकल्चर क्या है आपकी किस जो है वो विज्ञान की शाखा है। हॉर्टिकल्चर क्या हो जाता है बच्चों, उद्यान शास्त्र के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, जिसमें हम बच्चों फल फूल एवं सब्जियों का अध्ययन करते हैं। फल फूल सब्जियों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, उद्यान विज्ञान कहलाता है। तो उद्यान विज्ञान बच्चों जो है वो हमारी कृषि या फिर एग्रीकल्चर की ब्रांच है। उसके बाद अगर हम देखें तो द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री, अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो क्या ये है उद्योगों को, क्या ये है बच्चों शिक्षा को, क्या ये है लेबर वर्क को, या क्या ये है जो है एग्रीकल्चर को कहा जाता है। तो निश्चित रूप से बच्चों इसका आंसर जो है वो एग्रीकल्चर होने वाला है। इंडिया की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो बच्चों एग्रीकल्चर पे जो है वो डिपेंड है, और 65 से 70% जो बच्चों पॉपुलेशन है उनको एग्रीकल्चर ही जो है वो एम्प्लॉयमेंट या रोजगार देने का कार्य करती है। इसलिए इसे 20% के लगभग बच्चों एग्रीकल्चर की भारतीय जीडीपी में जो है वो योगदान है। इसलिए एग्रीकल्चर को बच्चों क्या कहा जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जैविक खेती मुक्त होती है कि द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फ्री फ्रॉम। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है बायोमास, दूसरा ऑप्शन है बच्चों केमिकल मटेरियल, तीसरा हमारा ऑप्शन है बायो वेस्ट और चौथा नंबर आ जाता है ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ द एबव। आपको इनमें से बताना है कि जैविक खेती किससे मुक्त होती है। तो जैविक खेती का आपको जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जैविक खेती में हम किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का या रासायनिक चीज़ों का उपयोग या केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपका आंसर क्या होने वाला है बच्चों कि जो जैविक खेती होती है वो हमारी रासायनिक या केमिकल मटेरियल से फ्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, किचन गार्डनिंग इज अ पार्ट ऑफ, किचन गार्डनिंग काय का पार्ट होने वाला है। तो ये भी हमारा काय का पार्ट होने वाला है बच्चों, किचन गार्डनिंग बच्चों जो है इसको हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हॉर्टिकल्चर और किचन गार्डनिंग सब जो है वो हमारा एग्रीकल्चर का जो है वो पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें कि मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, किस प्रकार के बच्चों एग्रीकल्चर में आपको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कृषि क्या हो जाती है बच्चों, कृषि तो हमारा खुद जो है बच्चों वो बृहद शब्दावली है। कृषि मतलब बच्चों सारे प्रकार की जो आपकी फसलों की खेती आ जाती है इसमें। इसका एक पार्ट होता है बच्चों हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक मतलब होता है बच्चों जल में खेती। काय में खेती बच्चों, जल में खेती, जल में खेती। ये होती हमारी मृदा के बिना, मृदा के बिना जब आप जल में खेती करते हो तो वो क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है हमारी हाइड्रोपोनिक्स। टेरेस गार्डनिंग क्या कहलाती है, टेरेस गार्डनिंग बच्चे जब घर की छतों पे जब क्या करते हो आप गार्डनिंग कर लेते हो तो वो आपको टेरेस गार्डनिंग के रूप में जो है वो जाने जाती है। तो आंसर क्या होने वाला है कि सॉइल की जरूरत काय में नहीं पड़ती जब हम जल में खेती करते हैं। आपको बताना है कि जब हम हवा में खेती करते हैं तो फिर उस प्रकार की खेती का नाम क्या होने वाला है। जब आप एयर में या हवा में खेती करते हैं तो उस प्रकार की खेती का नाम बच्चों क्या होने वाला है। क्लियर है क्या? चलो
अब हम देखते हैं बच्चों कि सॉइल एलिमेंट्स आर, सॉइल में बच्चों कितने प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। वैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाना था तो सॉइल में बच्चों सॉइल के कंपोनेंट के बारे में पूछे जाने वाला था कि मृदा के कितने अवयव होते हैं। अब एलिमेंट तो बच्चों मैक्रो न्यूरो एलिमेंट भी होते हैं और माइक्रो एलिमेंट भी होते हैं। अलग अलग प्रकार के एलिमेंट के तो बहुत सारे वर्गीकरण हैं। अगर हम बृहद रूप से देखें तो मेनली हमारे 2 प्रकार के एलिमेंट हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अवयव या सॉइल के कितने कंपोनेंट हैं तो इसके बच्चों हमारे 4 प्रकार के कंपोनेंट हो जाते हैं मृदा के। सबसे पहले देखते हैं बच्चों मिनरल मैटर को। सबसे पहले क्या जाता है आपका मिनरल मैटर, सबसे पहले जाता है आपका मिनरल मैटर, जो लगभग 45% हिस्सा बनाया हुआ होता है सॉइल का। दूसरे नंबर पर जाता है आपके ऑर्गेनिक मेटल, जिसे हम बोलते हैं जीवाश्म, 5% हिस्से पे ये होता है। उसके बाद 25% हिस्से पे बच्चों जल होता है और 25% हिस्से पे जो है वो आपकी हवा होती है। तो इस प्रकार से हमारे मृदा के 4 अवयव या मृदा में जो है बच्चों ये हमारे 4 अवयव पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हमारा हमने ये क्वेश्चन को कवर किया है। इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से चीज़ें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो एक क्वेश्चन को बच्चों आपको अच्छे से पढ़ते जाना है और सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि आयरन एक तत्व है। ये क्वेश्चन हमसे अभी यहाँ भी पूछा हुआ था और यही क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हो जाता है कि आयरन क्या है बच्चों। तो आयरन हमारा क्या है? आयरन हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में निकल के आता है। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो ये हो जाते हैं हमारे NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 6 न्यूट्रिएंट हमारे कैसे हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं बच्चों हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या हो जाते हैं हमारे? मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर है क्या? टमाटर क्या है? अगले क्वेश्चन देखें तो टमाटर क्या सब्जी है, क्या फ्रूट है, या ये सीरियल क्रॉप है, या फिर ये ऑल ऑफ दीज। तो टमाटर क्या है बच्चों? टमाटर हमारा है एक परिपक्व बीजांड। क्या है बच्चों? ये हमारा परिपक्व बीजांड है। तो परिपक्व जो बीजांड होता है उसे हम बच्चों सत्य ट्रू या ट्रू फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो टमाटर हो जाता है हमारा क्या? टमाटर हमारा एक प्रकार का फल है। ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सब्जी टिक करके आते हैं, बट टमाटर क्या है बच्चों? हमारा एक प्रकार का ट्रू फ्रूट होने वाला है। चलिए आगे देख रहे हैं हम बच्चों कि धान का वानस्पतिक नाम पूछा गया है। तो बहुत ही ईजी है, सारे बच्चों ने इसको किया होगा। हमारा धान का जो बॉटनिकल नेम हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 ट्रिटिका मेस्टिवम, एविना सटाइवा, सोरगम वल्गेयर, या फिर ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा सटाइवा जो है बच्चों हमारा धान का बॉटनिकल नेम होने वाला है। ट्रिटिका मेस्टिवम हमारा काय का नाम होने वाला है, ये आपको कमेंट में बताना है। एविना सटाइवा बच्चों और सोरगम वल्गेयर, इनमें आपको तीनों के आपको बॉटनिकल नेम किस फसल के हैं बच्चों, यह आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है। फसलें अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फसलें जो हैं वो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मेनली फसलें बच्चों हमने 3 प्रकार में बांटते हैं ऋतुओं के आधार पे। एक हो जाती है हमारी खरीफ की फसल, एक रबी की खराब, और एक हो जाती है हमारी बच्चों जायद की फसलें। तो 3 सीजन की हमारी फसलें हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमने फसलों को अलग अलग प्रकार से जो है वो बांटा हुआ है। क्लियर है क्या? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रूट नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन, मतलब निम्न में से किस प्रकार की फसलें में जड़ों में बच्चों जो है वो गांठें पाई जाती हैं। तो गांठों में बैक्टीरिया पाया जाता है और वो बैक्टीरिया क्या करता है? वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को फसल के लेने लायक बच्चों बना देता है या उसको कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है क्या? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मूल ग्रंथियां होती हैं, किस प्रकार के फसलों की मूल ग्रंथियां होती हैं जिनमें जो है वो उसमें नोड्यूल्स या ग्रंथियां बनती हैं। ऑप्शन पहला जाता है बच्चों ऑयल क्रॉप, दूसरा पल्स क्रॉप, तीसरा स्पाइस क्रॉप और चौथा इनॉल। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी बच्चों जो पल्स क्रॉप होती हैं या हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में बच्चों जो है वो गांठें बनती हैं और वो गांठों में बच्चों बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं बच्चों से हम? इसे हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है बच्चों? यह जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है और फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करता है। वह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि इनमें से नकदी फसल है गेहूं, चना, अरहर और गन्ना। नकदी फसल क्या कहलाती है? नकदी ऐसी फसलें जिनको काटने के बाद तुरंत बाजार में बेच दिया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी या फसल के कटने के बाद किसी प्रकार की बच्चों में जो है हमको व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, वो हमारी नकदी फसल कहलाती है। नकदी फसल का यहाँ पे उदाहरण बताना है। क्या आप गेहूं, चना, अरहर या फिर गन्ना डायरेक्ट आपने खेत से काटा और डायरेक्ट आप उसको बेच सकते हो, किसी प्रकार की आपको उसमें
पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो वो हो जाएगी हमारी क्या बेटा, गन्ना। गन्ना जिसे हम सेकरम ऑफिशियरियम के नाम से जानते हैं, ये हमारी कैश क्रॉप होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 जो आ जाता है हमारा कि जो ग्लाइसिन मैक्स है ये बॉटेनिकल नेम है। ग्लाइसिन मैक्स वानस्पतिक नाम है, कपास का है, मक्के का है, मूंगफली का है या फिर ये सोयाबीन का हमारा जो है वो बॉटेनिकल नेम होने वाला है। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन देना है। ग्लाइसिन मैक्स, जैसा कि हमको नाम से ही पता है, ये जो हमारा ग्लाइसिन मैक्स है बेटा, ये हमारा सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम है। सोयाबीन का क्या है, ये हमारा वानस्पतिक नाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रिप मेथड इज अ टाइप ऑफ। ड्रिप मेथड जो है बच्चों वो किसका प्रकार है? क्या ये क्रॉप हार्वेस्टिंग से संबंधित है? क्या ये फसल की सोइंग या बुवाई से संबंधित है? क्या यह फसल की सिंचाई से संबंधित है या फिर इनमें से सभी? आपको बताना है कि ड्रिप इरिगेशन जो है हमारा बच्चों वो किसका भाग है। तो पता है, जैसा कि हमको पता, नाम ही पता है कि ड्रिप इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारी क्रॉप की या फसल की सिंचाई से संबंधित है। ये जो है कहाँ से डेवलप हुई थी, ड्रिप इरिगेशन की खोज किसने की थी, ये आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। जिन जिन बच्चों को ये पता है कि ड्रिप इरिगेशन की जो है वो खोज किसने की थी। मैंने आपको बता दिया है कि ड्रिप इरिगेशन एक सिंचाई की विधि है, जैसे हम बूंद बूंद या टपका विधि के नाम से भी जानते हैं। बूंद बूंद या फिर ये हमारी टपका विधि के नाम से हम इसे जानते हैं। ये हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये हो जाती है हमारी ड्रिप इरिगेशन, जो 90 से लेके बच्चों 90 से लेके 95% तक इसमें क्या होती है, इसमें इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, 90 से लेके 95% तक। क्लियर है क्या? जब हम टपका विधि, जब हम ड्रिप इरिगेशन के साथ, मतलब जब हम ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ फर्टिलाइजर भी उसी में डाल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा हमारा फर्टिगेशन। फर्टिगेशन, फर्टिलाइजेशन प्लस इरिगेशन बराबर फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या कहलाता है कि जब सिंचाई जल के साथ आप खरपतवार को मिला के पौधों में दे देते हैं तो वो हमारा कहलाता है फर्टिगेशन। नया क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से आपको याद करना है। अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग गिफ्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको क्या देती है, केवल हानि देती है, केवल लाभ देती है, या दोनों या कोई नहीं? तो केवल हमारा देखें कि ऑर्गेनिक फार्म बच्चों क्या है, हमको लाभ प्रदान करने का काम करती है। मृदा में हमको किसी भी प्रकार की बच्चों जो है वो हानि नहीं होती है जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, बल्कि यह ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो हमारी मृदा की उर्वरता को बढ़ावा देने का काम करती है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा जो कैंकर डिसीज या खर्रा रोग होता है बच्चों, ये किस फसल की बीमारी है? आम की है या लेमन की है या बनाना की है या फिर पपाया की है? तो आपको बताना है आम, नींबू, केला या पपीता में से खैरा रोग जो है हमारा, कैंकर रोग जो है बच्चों वो हमारा लगता है काय से, ये हमारा लेमन या हमारे नींबू वर्गीय पौधों में लगता है, जो हमारा बेटा बैक्टीरिया से होता है। जेंथोमोनास सिट्री, क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम हो जाता है जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया जो है वो आम के, सॉरी नींबू जो होता है हमारा, नींबू वर्गीय पौधों में बच्चों आप देखते हैं कि नींबू पे आपके इस तरीके से दाग बने होते हैं बहुत सारे, और नींबू की जो पत्तियां होती हैं उन पे भी जब आपको पीले कलर के दाग समझ में आ जाए, समझ जाइएगा कि नींबू में कौन सा बीमारी लग गई है, कैंकर डिसीज लग गई है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों कि विंटर क्रॉप कौन सी है, निम्न में से कौन सी जो है वो आपकी शरद ऋतु की फसल है? तो शरद ऋतु मतलब क्या हो जाता है बच्चों, हमारी रबी सीजन। कौन सा सीजन? रबी सीजन। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से जो है वो रबी सीजन की फसल का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर पहला अरहर, दूसरा जाता है बेटा मस्टर्ड, तीसरा जाता है मटर, चौथा जाता है आपका मूंगफली। इनमें से आपको बताना है कि रबी सीजन की फसल कौन सी होने वाली है। तो रबी सीजन की अगर हम फसल देखें तो हमारी होने वाली है बेटा कौन सी? मटर। मटर जो है वो आपकी रबी सीजन शरद फसल, या जिसे आप शीत ऋतु या विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपकी रबी सीजन की फसल होने वाली है। कौन सी होने वाली है बेटा? इसमें आपका सही आंसर जो रहने वाला है वह रहने वाला है मटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों ड्राइंग मेथड जो होती है वो किस चीज़ की मेथड होती है, मतलब उसको कहाँ उपयोग किया जाता है? क्या हमारा ड्राइंग जो है वो फल परिरक्षण में, क्या यह सब्जी परिरक्षण में, क्या यह दाल परिरक्षण में, और क्या यह सभी में उपयोग किया जाता है? तो ड्राइंग क्या होती है बच्चों? जब आपने देखा होगा जब हम अपने अनाजों को या अन्य खाद्य पदार्थों को सूर्य की किरणों में या धूप में जब हम उनको सुखाते हैं, यह विधि हमारी क्या कहलाती है बच्चों? यह विधि हमारी ड्राइंग कहलाती है। ड्राइंग हमारी जो है ये हमारी
खाद्य परिरक्षण की सर्वाधिक पुरानी विधि है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य को परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन की सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सी है, तो वो हो जाती है हमारी कौन सी मेथड बच्चों, ड्राइंग मेथड। और ड्राइंग मेथड जो है बच्चों वो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखें कि मैरीगोल्ड या जिसे हम गेंदा बोलते हैं वो किस प्रकार की फसल है, क्या यह औषधि फसल है, क्या यह सजावटी फसल है, क्या यह दोनों है या क्या यह दोनों नहीं है। आपको बताना है कि हमारा जो आ जाता है बच्चों गेंदा ये किस प्रकार की फसल है। तो गेंदा जो है बच्चों ये हम सबसे पहले तो ये सजावटी या ऑर्नामेंटल फसल है। इसके साथ साथ बच्चों इसका उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे हमारे अल्सर्स या छाले वगैरह हो जाते हैं उनके सुधार के लिए भी किया जाता है। इसलिए जो हमारा गेंदा या मैरीगोल्ड होने वाला है ये ऑर्नामेंटल प्लस मेडिसिनल दोनों तरह की क्रॉप में बच्चों आने वाला है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीडीटी क्या है। डीडीटी क्या होने वाला है, आपको ऑप्शन में से बताना है। क्या यह कीटनाशक है, कवकनाशक है, कृमिनाशक है या उपरोक्त में से सभी। चार ऑप्शन में से बच्चों एक ऑप्शन आपको इनमें से सही चुनना है। डीडीटी क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पॉल मुलर ने बच्चों, किसने, पॉल मुलर ने सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया था 1939 में। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज अवर फर्स्ट इंसेक्टिसाइड। ये हमारा पहला कीटनाशी है, ये दुनिया का पहला कीटनाशी है। कौन सा बेटा, डीडीटी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डीडीटी का आविष्कार पॉल मुलर ने 1939 में किया था। बॉटेनिकल ने अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हमारा इसका जो है वो फुल फॉर्म होने वाला है। अगर हम देखें बच्चों कि मूली का वानस्पतिक नाम क्या होने वाला है, मूली का वानस्पतिक नाम क्या होने वाला है, तो बॉटेनिकल नेम ऑफ रेडिश इज, क्या इसका नाम मेंजिफेरेंडी का है, क्या पाइजम सटाइवम है, क्या ग्लाइसिन मैक्स है, क्या रेफेनस सटाइवस है। आपको बताना है इनमें से बच्चों मूली का बॉटेनिकल नेम क्या होने वाला है। तो मूली का बॉटेनिकल नेम होने वाला है, ये होने वाला है हमारा रेफेनस सटाइवस। ब्रेसिकेसी परिवार का ये पौधा है। फुल क्या हो जाएगा इसका, फुल हो जाएगा हमारा ब्रेसिकेसी और नाम क्या हो जाएगा बच्चों, रेफेनस सटाइवस। ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी रूपांतरित रूट का हिस्सा है। ये हमारी जड़ वाली जो है वो फसल निकल के आने वाली है। कौन सी बच्चों, मूली। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड इज, निम्न में से बच्चों कौन सा जो है वो आपका वानस्पतिक प्रसारण की एक विधि है। कलम लगाना, डाल लगाना, गूटी लगाना या सभी। कटिंग, लेयरिंग, गूटी या ऑल ऑफ दीज। तो हमको पता है बच्चों कि जितनी भी हमारी ये विधियां हैं ये सारी में हम बीज उपयोग ना करके पौधे के किसी भाग से एक नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तो इस प्रकार की विधि जो कहलाती है वो हमारी वानस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानी जाती है। जब आप बीज का उपयोग ना करके फसल के किसी और दूसरे भाग से आप नए पौधे की जो है बच्चों वो उत्पन्न या विकास कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है वर्धी प्रसारण या वानस्पतिक प्रसारण या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। तो उसकी विधियों में बच्चों कटिंग, लेयरिंग और गूटी ये सब हमारी जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आपका पोमोलॉजी क्या है। फ्लावर प्रोडक्शन मतलब फूल के उत्पादन को पोमोलॉजी कहा जाता है, या फलों के उत्पादन को, या बीज के उत्पादन को, या उपरोक्त में से सभी। तो अगर हम देखें तो पोमोलॉजी इट इज अ फ्रूट प्रोडक्शन। पोमोलॉजी कहाँ से संबंधित है बच्चों, हमारा फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। फ्लावर प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, फ्लावर प्रोडक्शन से हो जाएगा आपका बच्चों फ्लोरीकल्चर। क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरीकल्चर। वहीं अगर हम देखें सीड प्रोडक्शन से संबंधित क्या हो जाएगा, तो ये हम पढ़ते हैं बच्चों सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। काय के अंतर्गत, सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो ये हमारी सारी जो है वो क्या है, ये हमारी कृषि की या एग्रीकल्चर की क्या है बच्चों, ये हमारी एग्रीकल्चर की शाखाओं में हम इनको पढ़ते हैं। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारा जाता है कि गुलाब का आपको जो है वो वानस्पतिक नाम बताना है। तो गुलाब का बच्चों जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि रोजा इंडिका जो है वो आपके गुलाब का नाम होने वाला है। गुलाब का साइंटिफिक नेम होने वाला है रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुलसी बच्चों किस फैमिली या किस कुल का पौधा है। क्या यह रोजेसी परिवार का, क्या यह पोएसी परिवार का, क्या लेमिएसी, या ये हमारा है बच्चों ग्रैमनी। तो ग्रैमनी में सीरियल आ जाती हैं बच्चों। ग्रैमनी का दूसरा नाम पोएसी और हमारा रोजेसी में बच्चों जिसे हम गुलाब परिवार के नाम से जानते हैं। एक ही हमारा ऑप्शन बचता है जो है हमारा लेमिएसी। क्या है बच्चों, लेमिएसी। ओसीमम
सैंक्टम। क्या नाम है बच्चों? तुलसी का अगर हम बॉटेनिकल नाम देखें तो ओसिमम सैंक्टम जो है वो हमारा तुलसी का वानस्पतिक नाम होने वाला है, जिसका परिवार क्या है? जिसका परिवार है आपका लेमिएसी। ये हमारा क्या है बच्चों? तुलसी हमारा जो है एक ये मेडिसिनल प्लांट है। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा एक मेडिसिनल प्लांट है। क्या नाम है इसका? नाम है इसका लेमिएसी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है डेयरी गाय की सबसे आम या सामान्य नस्ल कौन सी है? मतलब अगर आपको डेयरी प्रोडक्शन के लिए गाय का पालन करना है दूध उत्पादन हेतु, तो आपको कौन सी गाय पालनी चाहिए बच्चों? होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, ब्राउन स्विस या फिर जर्सी। तो जैसा कि हमको सबको पता है कि हमारी जो एचएफ है बच्चों, ये विश्व में दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय है, इसलिए इसको डेयरी की सबसे उत्तम या सबसे कॉमन ब्रीड जो है वो काऊ की माना जाता है। प्रिंसिपल प्रोटीन इन मिल्क, अगला क्वेश्चन हमारा जाता है कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन प्रोटीन, क्या लैक्टोएल्बुमिन, क्या केसीन या फिर हमारा लैक्टोग्लोबिन। आपको इनमें से बताना है कि दूध में बच्चों जो है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो दूध में बच्चों जो है वो हमारा केसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में आपका बच्चों केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गाय के दूध का पीला रंग, क्या पूछा जाए बच्चों कि गाय के दूध का जो पीला रंग होता है ये हमारा किस कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग जो है बच्चों वो काय के कारण होता है। गाय का दूध पीला रंग का होता है। वहीं अगर हम बात करें भैंस का दूध, तो वो हमारा बच्चों सफ़ेद कलर का होता है। तो भैंस के दूध के सफ़ेद कलर होने का कारण क्या है बच्चों? वो है हमारा केसीन प्रोटीन। और गाय के दूध का क्या है? कैरोटीन के कारण बच्चों क्या होता है? हमारे गाय के दूध का जो है वो पीला कलर होता है। किसके कारण? ये होता है हमारा कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण बच्चों आपका क्या होता है? गाय के दूध का रंग पीला होता है। क्वेश्चन हमारे दूध से और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि गाय में या दूध में जो हमारा फैट या वसा पाया जाता है, दूध में पाए जाने वाला वसा काय का उदाहरण है। तो ये हमारा बच्चों इमल्सन का उदाहरण है। काय का बच्चों इमल्सन या फिर पायस का उदाहरण है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन काय का उदाहरण है, तो ये हमारा कोलोइडल या काय का है बच्चों? ये हमारा जो है वो कोलोइडल का उदाहरण होने वाला है। दूध में पाए जाने वाला फैट ये हमारा काय का, ये हमारा कोलोइडल का उदाहरण होने वाला है। तो 4 क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ से हमने देखे। मिल्क से आपके एमपीपीएटी में भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों द मेन एम ऑफ पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। आगे हमने पढ़ा था कि जो लुईस पास्चर है बच्चों, इनको सॉइल ऑफ, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। पास्चुरीकरण बच्चों इन्हीं ने जो है उसकी पास्चुरीकरण की विधि बताई थी। जब दूध को 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उबाला जाता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों? पास्चुरीकरण कहलाता है। तो पास्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है? क्या स्वाद में सुधार करना, क्या रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को मारना, क्या रंग में सुधार करना, क्या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि पास्चुरीकरण दूध को उबाला क्यों जाता है? ताकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं जो जिसको खराब कर सकते हैं उनको मारा जा सके। तो क्या है बच्चों? किल डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इनका उद्देश्य होता है पास्चुराइजेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉल इनटू द इंडिजिनस डेयरी जो है हमारी ब्रीड ऑफ कैटल। इनमें से बच्चों किसको बच्चों हम इंडिजिनस मतलब देसी डेयरी या दुग्ध वाली नस्ल के नाम से नहीं जानते हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो आपकी डेयरी काऊ या दुग्ध देने वाली काऊ नहीं है। ऑप्शन बच्चों सबसे पहले गिर, दूसरा साहिवाल, तीसरा जाता है आपका हेलिकर और चौथा जाता है आपका रेड सिंधी। चारों में से आपको बताना है कि कौन सी गाय जो है बच्चों उसको डेयरी गाय के नाम से नहीं जाना जाता है। तो जैसा कि आपको पता है साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। साहिवाल, सिंधी और गिर और एक हो जाती बच्चों आपकी देवनी। ये हमारी 4 ऐसी मवेशी हैं, ऐसी मवेशी नस्लें हैं जिनको आप डेयरी या दूध उत्पादन के लिए पालते हो। साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। एक ही हमारी यहाँ से रह जाती है बच्चों हेलिकर। हेलिकर जो है बच्चों ये हमारी गाय की भार वाहक या ड्रॉथ पर्पस के लिए इसे पाला जाता है। गाय के लिए बच्चों इसे हम पालते हैं बच्चों ड्रॉथ पर्पस के लिए हम इसे पालते हैं। तो साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी ये हमारी 4 मवेशी ऐसी नस्लें हैं जिनको हम दूध उत्पादन के लिए पालते हैं। हेलिकर का उपयोग हम दूध उत्पादन या डेयरी ब्रीड के लिए हम जो है वो इसका उपयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध का जो है बच्चों वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होने वाला है, कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो आपका दूध जो है वो फ्रीज हो जाएगा, लिक्विड से बच्चों जो है वो आपका ठोस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें कि दूध का जो
तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है, ये कितना होने वाला है बच्चों, 0 पॉइंट लेके 15 से लेके 0.505 डिग्री सेल्सियस, ये जो होने वाला है हमारा माइनस में ये रहने वाला है। ये हमारा दूध का क्या है, ये हमारा दूध का फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो आपका दिया हुआ है कि दूध का पीएच पॉइंट, दूध का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि दूध का पीएच कितना होता है बच्चों, तो 6.5 से लेके 6.7 पीएच तक ये हमारा दूध का पीएच है और ये हमारा बच्चों दूध का फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्किम दूध में से कौन सा पदार्थ निकाल दिया जाता है, क्या प्रोटीन, क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट, क्या खनिज या फिर वसा। तो जब हम दूध में से बच्चों फैट को या फिर आप किसको बच्चों दूध में पाई जाने वाली क्रीम को बाहर निकाल लेते हैं तो आपका सिर्फ जो बचता है दूध वो क्या कहलाता है, वो हमारा सपेटा, वो क्या कहलाता है बच्चों, सपेटा दूध या स्किम मिल्क के नाम से जिसे हम जानते हैं, सपेटा दूध या स्किम मिल्क के नाम से जिसे हम जानते हैं। जब आप दूध को उबालेंगे और उसमें पाई जाने वाली उपस्थित जितनी भी आपकी फैट या आपकी क्रीम है उसको जब आप बाहर निकालेंगे तो जो आपका सब हिस्सा बचेगा दूध का उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं स्किम्ड मिल्क के नाम से। दूध जिसमें से पानी निकाल दिया जाता है वो क्या कहलाता है, मतलब ऐसा दूध दैट है जिनमें से हमने सारा पानी निकाल दिया है। जब दूध में से हमने सारा पानी निकाल दिया है तो उस प्रकार का जो हमारा मटेरियल बचेगा उसे हम बच्चों पाउडर मिल्क के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाउडर मिल्क, या जिसे हम दूध पाउडर के नाम से जानते हैं। किस पाउडर के नाम से जानते हैं, दूध पाउडर। ऐसे हम ड्राइड मिल्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइड मिल्क। इसमें बच्चों जो आपका मॉइस्चर परसेंट रहने वाला है वो मात्र 3 से 5% जो है आपका मॉइस्चर बचेगा, बाकी सारे पानी को जो है वो हम सुखा के दूध से जो है बच्चों बाहर निकालने वाले हैं। क्लियर है क्या। तो जब दूध से जिसमें पानी निकाल दिया गया हो तो वो हमारा दूध पाउडर, मट्ठा, फ्लेवर मिल्क या कंडीशनर, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा दूध पाउडर कहलाने वाला है। येलो कलर ऑफ मिल्क फैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, येलो कलर जो होता है बच्चों वो हमारा कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड्स के कारण हमारा दूध में क्या होने वाला है बच्चों, येलो कलर। अगर पूछा जाता है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है तो दूध में बच्चों आयरन तथा विटामिन सी की जो है वो कमी पाई जाती है। याद रखिएगा दूध में बच्चों जो है वो आयरन की और विटामिन सी की जो है वो कमी पाई जाती है। बाकी दूध को हम कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं। कंप्लीट फूड मतलब ऐसा फूड जिसमें प्रत्येक चीज उपस्थित होती है उसे हम कंप्लीट या संपूर्ण भोज्य पदार्थ के नाम से जानते हैं, जिसमें सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन कमी किस किस की होती है, आयरन की और विटामिन सी की। इसका जो येलो कलर होता है बच्चों वो हमारे किस कारण होता है, कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन की वजह से जो है वो दूध का जो है वो हमारा पीला कलर होने वाला है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है, डेयरी गाय को नहलाते समय किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए। विच टाइप ऑफ अ सोप शुड बी अवॉइडेड व्हेन वॉशिंग आर डेयरी कॉय। जब आपको डेयरी गाय को बच्चों नहाना है तो उस समय आपको क्या आपको सुगंधित साबुन, क्या आपको बच्चों एंटी माइक्रोबियल वाली साबुन, क्या आपको हर्बल ट्रीटमेंट वाली साबुन, या क्या आपको सोप विद डिटर्जेंट मतलब ऐसी साबुन जिसमें डिटर्जेंट मौजूद है, आपको निम्न में से किस प्रकार की साबुन का जो है उपयोग नहीं करना है। तो बच्चों हमको डिटर्जेंट युक्त साबुन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप में जो डिटर्जेंट के केमिकल्स हैं ये अगर आपके क्या होते हैं, इसके जो रेसिड्यू होते हैं ये हमारे मवेशियों के शरीर पे चिपक जाते हैं और अगर ये आपके दूध में गिर जाते हैं तो दूध को बच्चों ये क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसलिए याद रखना है कि सोप जिसमें बच्चों डिटर्जेंट पाया जाता है इस प्रकार की सोप का उपयोग हमको मवेशियों को नहाने के लिए नहीं करना है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट चीज मतलब नरम पनीर का कौन सा उदाहरण होने वाला है। तो चेडार, क्या स्विस, क्या ब्रेक्स, क्या फिर कॉटेज, इनमें से कौन सा जो है वो हमारे नर्म पनीर या नर्म हमारे चीज़ का उदाहरण होने वाला है। नर्म चीज़ का उदाहरण क्या होने वाला है। तो कॉटेज जो है बच्चों ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा सॉफ्ट चीज़ होता है, ये हमारा कैसा होता है, सॉफ्ट चीज़ होता है। कौन सा बच्चों, कॉटेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि पशुओं में जो खुरपका मुंहपका मतलब FMD जो रोग होता है बच्चों वो किसके कारण होता है। तो क्या यह ब्रूसेला एबॉर्टस के कारण, या ये एफिटोवायरस के कारण, या फिर ये क्लोस्ट्रीडियम शोबियाई, या फिर ये बोवाइन वायरल डायरिया वायरस के कारण होता है। तो आपको बताना है कि FMD डिसीज का जो रोग कारक क्या है। तो FMD डिसीज का जो रोग कारक है वो है हमारा बच्चों पिक्रो वायरस। क्या है बच्चों हमारा ये पिक्रो वायरस, जिसे हम FMD वायरस के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम
एप्थोवायरस के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम किस नाम से जानते हैं, एप्थोवायरस। तो ये हमारा एप्थोवायरस जो है वो एफएमडी जो रोग होता है उसका कारण होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ मेस्टाइटिस, मतलब जो थनैला रोग होता है हमारा मेस्टाइटिस जो गाय मवेशियों में लगता है, उसका मेन जो कारण होने वाला है वह क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमको पता है कि थनैला रोग बच्चों एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो जो बैक्टीरिया के जो पैथोजेंस होते हैं जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, अडर या थन में पाए जाते हैं, यही हमारे जो पैथोजन है ये क्या करते हैं बच्चों, मवेशियों में थनैला रोग जो है उत्पन्न करते हैं। तो थन में जो जीवाणु रोग कारक जो जनक होते हैं वही आपके थनैला रोग का बच्चों कारण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दूध को संरक्षित किया जाता है। मिल्क को अगर आपको संरक्षित करना है बच्चों तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उबाल सकते हैं या इसमें पास्चुराइजेशन करा सकते हैं, जिससे आपका दूध ज़्यादा लंबे समय तक संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ चिकन इज एन इंडियन, निम्न में से कौन सी जो है वो आपकी भारतीय प्रजाति है बच्चों मुर्गियों की। आंसर है आपके असील, ब्रह्मा, लेगहॉर्न या फिर कोचीन। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी मुर्गी की कौन सी वाली जो वैरायटी है या कौन सी हमारी बच्चों जो ब्रीड है वो हमारी भारतीय होने वाली है। तो हम बात करें कि हमारी असील जो है बेटा ये भारत में, या ये इसे हम भारतीय ब्रीड के नाम से जानते हैं, जो लड़ाई और मनोरंजन के लिए उपयोग होती है। लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए उपयोग जो है वो ये ब्रीड जो है हमारी होने वाली है। क्लियर है क्या? बाकी की हमारी जो है बच्चों ये अलग अलग कंट्रियों से उत्पादित ब्रीड है। असील हमारी ब्रीड कैसी है बच्चों, ये हमारी भारतीय ब्रीड होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मुर्गियों में कौन सी जाति जंगली है। तो विच ऑफ द ब्रीड ऑफ चिकन इज अ जंगली फॉल। तो जो गैलस है बच्चों ये हमारी जंगली फॉल या जिसी से हमारी जो सारी मुर्गियां हैं वो उत्पत्ति उनकी हुई है, गैलस। विच डिसीज इज अ पॉपुलर नोन एज फाउल प्लेग, जिसे हम बच्चों किस नाम से जानते हैं, फाउल रोग के नाम से जानते हैं। तो फाउल रोग के नाम से जाने वाला हमारा जो रोग है वो से हम बच्चों बर्ड फ्लू या जिसे हम इन्फ्लुएंजा फ्लू के नाम से जानते हैं। बर्ड इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा फ्लू के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा होने वाला है फाउल प्लेग। इसमें बच्चों जो है वो आपकी मुर्गियों को क्या लगने लगते हैं, उनमें जुकाम होने लगता है। क्लियर है क्या? अब देख लेते हैं बच्चों, आइसलैंड रेड इज अ ब्रीड ऑफ। आइसलैंड रेड आपकी कौन सी ब्रीड होने वाली है? तो ये हमारी मुर्गियों की ब्रीड है। आइसलैंड रेड किसकी ब्रीड है बेटा, मुर्गियों की ब्रीड होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखें, तो विच चिकन ब्रीड ले मोस्ट एग इन इंडिया। इनमें से आपको बताना है कि हमारी कौन सी ब्रीड है जो भारत में सर्वाधिक जो है बेटा अंडे का उत्पादन करती है, भारतीय दिशाओं में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन करती है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों प्लाउमाउथ रॉक। प्लाउमाउथ रॉक है जो बच्चों ये लगभग 250 अंडे दे देती है। कितने अंडे? भारतीय अंडे जो हमारे भारतीय परिस्थितियों में सर्वाधिक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी का नाम, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि दुनिया में सर्वाधिक जो अंडे देती है वह कौन सी मुर्गी है। दुनिया में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन अ पोल्ट्री शेड द स्टॉकिंग कैपेसिटी फॉर अ पोल्ट्री बर्ड इज। अगर आपको देखना है कि एक पोल्ट्री शेड में कितनी मुर्गियों को स्टॉक या आवश्यकता जो है वो कितनी मुर्गियों की संख्या रखी जा सकती है, तो लगभग 5000 मुर्गियों की जो है वो आप जनसंख्या रख सकते हैं एक पोल्ट्री शेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द पैरोसिस जो डिसीज होती है बच्चों काय की मुर्गियों की, वो किस कमी से होती है। तो जो पैरोसिस बीमारी होती है बच्चों ये मैग्नीज या एमएन की कमी से होने वाला रोग है। इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। क्लियर है क्या कि पोल्ट्री में पैरोसिस जो डिसीज जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? तो ये होती है हमारी मैग्नीज की कमी है। अब देखते हैं बच्चों कि विच इज द फॉलोइंग इज द मेल चिकन। निम्न में से क्या हैन, क्या रूस्टर या रोस्टर या चिक, इनमें से कौन सा जो है वो हमारा मेल चिकन है? तो मेल चिकन जो हो जाता है बच्चों ये हो जाता है हमारा कौन सा, रोस्टर। रोस्टर को आप क्या बोलते हो, मेल चिकन या नर मुर्गे के नाम से भी जो है आप इसे जानते हो। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जाता है कि चिकन को क्या कहा जाता है। चिकन को क्या कहा जाता है? तो बेटा चिकन को जो है वो हम ये जो है लाल मांस या रेड मीट के नाम से जानते हैं। पोल्ट्री बर्ड विच आर एग्जॉस्टिवली ग्रो फॉर अ मीट, उसे हम क्या बोलते हैं जिसको हम मीट के लिए ग्रो कर रहे हैं? तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, ब्रॉयलर। क्या कहलाते हैं हमारे, ब्रॉयलर। ऐसी पोल्ट्री ब्रीड जिसे आप मीट पर्पस के लिए पाल रहे हैं।
क्लियर है क्या बेटा? तो ये हमने देखे अभी हाल ही में जो आपका बीयू का जो पेपर हुआ था, कौन सा पेपर बेटा? बीयू का जो हमारा पेपर हुआ था, यहाँ छतरपुर का जो हमारी महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी है उसने अपना 2-3 दिन पहले जो पेपर लिया हुआ है उसकी हमने पूरा प्रश्न पत्र देखा है, सारे एक क्वेश्चन को कवर किया है। जिन बच्चों इस पेपर को दिया हुआ है वो यहाँ से अपने आंसर को मिला सकते हैं। अगर आपने ये आंसर चुने हुए हैं तो निश्चित रूप पे आपका जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। आने वाले हमारा जो MPPAT का एग्जाम है बच्चों, उसके लिए भी ये जो आज का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हर क्वेश्चन बच्चों या हर पेपर जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत संभावना बनती है कि एक क्वेश्चन या एक पेपर के क्वेश्चन अगले दूसरे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से आपको इस सेक्शन को कवर करना है। बाकी के मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।